हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस को, ठीक है। और साथ में ही हम एक एवरेज एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, इन सब कंसेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। मूल कंसेप्ट का तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया है कि हम मोल को कैसे इंटर रिलेट करते हैं हमारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, मास, वॉल्यूम, इन सब चीज़ों से। इसके ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए हैं। पिछले 2 वीडियो का लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं, चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस। पिछले लेक्चर में हमने एटॉमिक मासेस और मॉलिक्यूलर मासेस पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। प्यार से हम इसे लिखते हैं GAM, ग्राम एटॉमिक मास। देखो, एटॉमिक मास क्या होता था? एक एटम का मास, लेकिन उसके यूनिट्स क्या होते थे? AMU। अब यहाँ पे क्या होगा? एक एटम का मास, लेकिन उसके यूनिट्स क्या होंगे? ग्राम्स। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। तो मास ऑफ एन एटम, mass of an atom expressed in grams, expressed in grams, ठीक है। एक एटम का मास, लेकिन किसमें? ग्राम्स के अंदर। कोई बात नहीं, एग्जांपल लेते हैं और बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगा। देखो, मैं सोडियम की बात करता हूं। सोडियम का मास नंबर 23 होता है, ठीक है। जब हमने एटॉमिक मास डिस्कस किया तो हमने कहा कि भाई इसका एटॉमिक मास कितना है? दिस इज 23U या AMU। और फिर हमने कहा कि एटॉमिक मास का मतलब होता है एक एटम का मास। तो इसके लिए जो हमने स्टेटमेंट लिखी थी वो ये थी कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, दिस इज 23 AMU, ठीक है। अब अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास की बात करूं तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, दिस इज 23, लेकिन यूनिट्स क्या होंगे? ग्राम्स होंगे। तो वैल्यू सेम रहेगी, यूनिट्स चेंज हो जाएंगे। और अब स्टेटमेंट क्या होगी? स्टेटमेंट पे भी बड़ा ध्यान से नोट करना। मास ऑफ 1 एटम की जगह क्या आ जाएगा? 1 ग्राम एटम। ये जो G मैंने लिखा ग्राम एटम, ये ग्राम मास वाला ग्राम नहीं है, ये एक नया वर्ड आ गया आपके लिए। एटम की जगह क्या आ गया? ग्राम एटम। मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, दिस इज 23 ग्राम्स। तो आपने क्या करना है? बस हम एटम लिखते थे एटॉमिक मास में, अब उस एटम की जगह हमने क्या लिखना है? ग्राम एटम, एक नया वर्ड, ठीक है। और पहले हम लिखते थे AMU और U, अब हम क्या लिखेंगे? ग्राम्स, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंसेस आएंगे, वैल्यू सेम रहेंगी, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में आपसे बोलेगा कि ग्राम एटम्स बताओ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ठीक है। तो ग्राम एटम्स जब भी आपसे पूछेगा, आपने समझ जाना है कि वो आपसे क्या पूछ रहा है? मोल्स पूछ रहा है। जो ग्राम एटम्स निकालने हैं आपने, वो आप मोल्स के थ्रू निकालोगे, ठीक है। मोल्स निकालो, वही आपके क्या होंगे? ग्राम एटम्स होंगे। देखो, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। मान लो क्वेश्चन में आपको कह दिया कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स of sodium in 112 gram sample of sodium, ठीक है। सोडियम का कोई सैंपल है जिसका मास है 112 ग्राम, उसके अंदर ग्राम एटम्स निकालने हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन में ग्राम एटम्स पूछा है तो आप दिमाग में सोचो भी मेरे से तो क्या पूछा है? मोल्स पूछा है। आप लिखते चलो कि मैं ग्राम एटम निकाल रहा हूं, आप लिखते क्या चलो कि मैं ग्राम एटम निकाल रहा हूं, लेकिन आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि मैं मोल्स निकाल रहा हूं। तो बताओ मैं मोल्स कैसे निकालता हूं? बिल्कुल सही, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 4.8 मोल्स। क्लियर है? कोई डाउट? समझ आया? मतलब आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मैं मोल्स निकाल रहा हूं, लेकिन लिखना क्या है आपने? कि मैं ग्राम एटम्स निकाल रहा हूं। मतलब क्वेश्चन को दिखाओ, सामने वाले को दिखाओ कि भाई आप ग्राम एटम निकाल रहे हो, लेकिन आपको पता है कि आप क्या निकाल रहे हो? बिल्कुल मोल्स निकाल रहे हो, ठीक है। कोई डाउट? चलो
अब हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास पढ़ लेते हैं। जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था ऐसे ही हमारे पास क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था ऐसे ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास। देखो मॉलिक्यूलर मास क्या था, एक मॉलिक्यूल का मास, लेकिन उसके यूनिट्स हमने क्या लिखे थे, यू। अब हमने पढ़ना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, लेकिन उसके यूनिट्स क्या होंगे, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। एक मॉलिक्यूल का ही मास है लेकिन उसके यूनिट्स क्या हैं, ग्राम्स। ठीक है, अब कोई एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसे भी। मान लो हम वाटर की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम GMM से लिखते हैं। ठीक है, तो मान लो हम वाटर की बात कर रहे थे, तो वाटर के लिए मैं क्या लिखूंगा कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है जी, 18U। और जब मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करता हूं तो एक मॉलिक्यूल का मास, तो मतलब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दिस इज 18U। ठीक है, अब अगर मैं यहीं पे इसके लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करना चाहूं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसका, 18 ग्राम्स। वैल्यू सेम रहेगी, बस यूनिट चेंज हो जाएंगे। और मॉलिक्यूल की जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा, ग्राम मॉलिक्यूल। तो एक स्टेटमेंट अगर मुझे इसके लिए लिखनी हो वो ये बनेगी कि मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दिस इज 18 ग्राम्स। सेम जैसे हमने ग्राम एटॉमिक मास में किया, एटम की जगह क्या लिखा, ग्राम एटम। ऐसे ही यहाँ पे हमने क्या किया है, मॉलिक्यूल की जगह एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया है, ग्राम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और हमने जो U या AMU लिखते थे उसकी जगह क्या लिख दिया है, ग्राम। अगेन जब आपसे कोई क्वेश्चन में पूछे कि ग्राम मॉलिक्यूल्स बताओ, तो आपने क्या निकाल के दिखाना है, उसे मोल्स निकाल के दिखाने हैं। आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मुझे क्या निकालना है, मोल्स निकालने हैं। कोई डाउट? ठीक है, क्लियर हो गया। इसके ऊपर भी एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखो मान लो क्वेश्चन में कहा कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, calculate the number of gram molecules if mass of methane sample is 64। मीथेन सैंपल इज 64 ग्राम्स। ठीक है, अब देखो मीथेन का कोई सैंपल है जिसका मास आपको दे रखा है कितना, 64 ग्राम्स। आपको क्या पूछा है, ग्राम मॉलिक्यूल्स बताओ। तो देखो ग्राम मॉलिक्यूल्स हम कैसे निकालेंगे, ग्राम मॉलिक्यूल्स दिस इज इक्वल टू गिवन मास, क्योंकि मुझे पता है मैं तो मोल्स निकाल रहा हूँ, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है मीथेन का, 16। तो कितने ग्राम मॉलिक्यूल्स हो गए, 4 ग्राम मॉलिक्यूल्स। मतलब निकालने हमने मोल्स ही है लेकिन हम लिखेंगे क्या कि हम ग्राम मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो इसके बाद हम एक टर्म और पढ़ लेते हैं, वो है हमारा एवरेज एटॉमिक मास। क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास? ठीक है, अब देखो जो मास होता है वो किससे बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। जो हमारा मास होता है वो किस किस से बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ना तो आधा प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है ना आधा न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करता है, मतलब फ्रैक्शंस में ना तो प्रोटॉन्स होता है ना ही फ्रैक्शंस में न्यूट्रॉन होता है। तो अगर ना तो प्रोटॉन फ्रैक्शन में है ना ही न्यूट्रॉन फ्रैक्शन में है तो मास कैन नॉट बी इन फ्रैक्शंस, मास कैन नॉट बी इन फ्रैक्शंस। ठीक है, लेकिन हम तो जितने भी मासेस यूज करते हैं काफी हद तक वो पॉइंट्स में होते हैं, मतलब फ्रैक्शंस में होते हैं। जैसे क्लोरीन ले लो, क्लोरीन का मास हम कितना लेते हैं, 35.5। जिंक ले लो, जिंक का मास हम कितना लेते हैं, 65.3। ठीक है, कॉपर, कॉपर का मास हम कितना लेते हैं, 63.5। तो ये सब पॉइंट्स में कहां से आए फिर, जब प्रोटॉन आधा एग्जिस्ट नहीं कर सकता या फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सिमिलरली न्यूट्रॉन्स जब फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ये जो मासेस पॉइंट्स में आ रहे हैं वो कहां से आते हैं फिर? ये सब क्या होते हैं, एवरेज एटॉमिक मासेस। ये सब क्या होते हैं, एवरेज एटॉमिक मासेस। अब ये एवरेज एटॉमिक मास का फंडा क्या है ये समझते हैं। देखो अब इसके लिए हमें पहले एक आइसोटोप्स की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़ना पड़ेगा, आइसोटोप्स की डेफिनेशन।
मेरे को पता है कईयों को आती होगी, लेकिन फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, these are the atoms of same element having same atomic number but different mass numbers, different masses, ठीक है, या डिफरेंट मास नंबर। देखो जैसे कार्बन की ही बात कर लेते हैं। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, तीनों के तीनों किसके एटम्स हैं? कार्बन के एलिमेंट के, ठीक है। इन तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम है 6, लेकिन जो मास नंबर है, एक का 12 है, एक का 13 है और एक का क्या है 14। तो ये क्या होते हैं? आइसोटोप्स। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, H11 हाइड्रोनियम, H21 ड्यूट्रियम, ठीक है, H31 ट्रिटियम। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, हाइड्रोजन के एटम्स होंगे या कार्बन के होंगे, सिमिलरली या तो नाइट्रोजन के होंगे। मतलब जो भी आपको एग्जांपल दिया है, पहले तो आपने ये देखना है कि वो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ तीनों के तीनों एटम्स किसके हैं? हाइड्रोजन के। तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, बिल्कुल 1 1 1। क्या तीनों का मास नंबर डिफरेंट है? हाँ जी डिफरेंट है, 1 2 एंड 3। तो ये क्या होंगे? आइसोटोप्स होंगे, ठीक है। अब आइसोटोप्स अगर आपको समझ आ गया है तो देखो, अब कोई भी एलिमेंट है उसके नेचर में कुछ आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। नेचर में उसके क्या एग्जिस्ट करते हैं? कुछ आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे क्लोरीन के नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स कौन कौन से हैं? क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, ठीक है। ये दो नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स हैं क्लोरीन के। अब अगर मैं क्लोरीन का मास 35 मान लूं तो 37 वाले के साथ ना इंसाफी हो जाए, और अगर क्लोरीन का मास मैं 37 मान लूं तो 35 वाले के साथ नाइंसाफी हो जाए। तो ना तो मैं 35 मान सकता हूं, ना ही मैं क्या मान सकता हूं? 37 मान सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं? इसका एवरेज ले लेता हूं, इसका एवरेज ले लेता हूं, और जो मास निकल के आता है उसको हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास। तो बेसिकली होता क्या है? इट इज द एवरेज ऑफ, इट इज द एवरेज ऑफ atomic masses of all naturally occurring, of all naturally occurring isotopes of an element, isotopes of an एलिमेंट, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? जो जितने भी नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स होते हैं किसी एलिमेंट का, उसका एवरेज, उन सबके मासेस का एवरेज, उसको हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। अब ये एवरेज लेते कैसे हैं ये समझते हैं। देखो, जो एवरेज लेनी है वो कैसे लेनी है? अब जैसे मान लो क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, एक है क्लोरीन 35, एक है क्लोरीन 37, ठीक है। इसका एटॉमिक मास कितना है? 35, और इसका एटॉमिक मास कितना है? 37। अब इसकी कुछ ना कुछ परसेंटेज अबंडेंस भी होती है, कुछ ना कुछ क्या होती है? परसेंटेज अबंडेंस। परसेंटेज अबंडेंस मतलब कितने परसेंट ये नेचर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मान लो ये x% एग्जिस्ट करता है और ये y% नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो जब इसका एवरेज मास हम निकालते हैं, एवरेज मास निकालते हुए आपने क्या करना है? आपने एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करना है उसकी परसेंटेज अबंडेंस से, ठीक है। तो मतलब 35 इंटू एक्स, इसी तरह से दूसरे की परसेंटेज अबंडेंस और एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करना है 37 इंटू वाई, और इनको ऐड कर देना है डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज अबंडेंस, डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज अबंडेंस मतलब x प्लस वाई, ठीक है। मतलब एवरेज मास निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू एवरेज मास, दिस विल बी इक्वल टू, क्या होगा इसका फॉर्मूला? परसेंटेज अबंडेंस multiplied by atomic mass of first isotope plus percentage abundance into atomic mass
ऑफ सेकंड आइसोटोप सो ऑन, जितने भी आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं उन सब के लिए यही करना है, डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज अबंडेंस, टोटल परसेंटेज अबंडेंस। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा एवरेज मास निकालने का। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। देखो, जो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एटॉमिक मास एवरेज ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। तो आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है और डाटा गिवन है। अब देखो, मुझे पता है एवरेज मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करना है किससे, परसेंटेज अबंडेंस से। तो देखो, अबंडेंस दे रखी है आपको, परसेंटेज अबंडेंस, और मोलर मास दे रखा है। आपने ये वाला मास तब लेना है जब ये मास ना गिवन हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में डाटा में आपको एटॉमिक मासेस गिवन है अलग से, तो आप वही मास लोगे, ये वाला मास आप नहीं लोगे। ये वाला मास तभी लेते हैं हम जब डाटा में गिवन ना हो दूसरे वाला मास। ठीक है, तो एवरेज मास कितना निकलेगा इसका, देखो, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ फर्स्ट 75.77 इनटू इस वाले का मास, इस वाले का मास कितना है 34.9689 प्लस परसेंटेज अबंडेंस ऑफ सेकंड कितनी 24.23 इनटू इसका मास कितना 36.9659 डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज अबंडेंस। टोटल परसेंटेज अबंडेंस कितनी आ जाएगी, देखो 75.77 प्लस 24.23। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लो, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट, समझ आया? ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूजिंग द डाटा गिवन बिलो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आर्गन। ठीक है, तो देखो, आपको डिफरेंट आइसोटोप्स दे रखे हैं, परसेंटेज अबंडेंस दे रखे हैं और उनके मासेस दे रखे हैं, तो बस एवरेज मास निकालना है। तो एवरेज मास कैसे निकालोगे, देखो, फर्स्ट वाले की परसेंटेज अबंडेंस 0.337 इनटू इसका मास 35.96755 प्लस सेकंड वाले की परसेंटेज अबंडेंस 0.063 इनटू इसका मास 37.96272 प्लस थर्ड वाले की परसेंटेज अबंडेंस, थर्ड वाले की परसेंटेज अबंडेंस कितनी है 99.6 इनटू इसका मास 39.9624 होल डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज अबंडेंस। इसको डिवाइड करना है किससे, टोटल परसेंटेज अबंडेंस से। टोटल परसेंटेज अबंडेंस कितनी आ जाएगी 0.337 प्लस 0.063 प्लस 99.6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और यूनिट्स क्या रहेंगे, जो बाकी के यूनिट्स गिवन है आपको, बाकी के यूनिट्स क्या गिवन है, ग्राम पर मोल, तो इसके भी यूनिट्स क्या निकल के आएंगे, ग्राम पर मोल। कोई डाउट, क्लियर है? अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। तो बहुत आसान है, देखो, एवरेज मास कैसे निकालेंगे हम फिर से, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप 99.985 इनटू इसका मास 1 प्लस परसेंटेज अबंडेंस ऑफ सेकंड 1.015 इनटू इसका मास 2 डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज अबंडेंस 99.985 प्लस 0.015। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज टेकन एज 35.45 फाइंड आउट द रिलेटिव अबंडेंस। अब अबंडेंस निकालनी है, रिलेटिव मास गिवन है। ठीक है, तो मान लो, देखो, क्लोरीन 35, इसकी परसेंटेज अबंडेंस x है। ठीक है, x मैंने इसकी क्या मान ली है, परसेंटेज अबंडेंस। और जो क्लोरीन 37 है, अगर इसकी परसेंटेज x है तो दूसरे वाले की क्या होगी 100 माइनस एक्स, क्योंकि दो ही आइसोटोप्स हैं, तो दोनों की परसेंटेज अबंडेंस कितनी होनी चाहिए 100 मिलानी होनी चाहिए। दोनों की परसेंटेज मिला के कितनी होनी चाहिए 100। ठीक है, अगर दोनों की परसेंटेज मिला के 100 है और एक की x तो दूसरे की कितनी हो जाएगी 100 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पे हमें मासेस नहीं गिवन नॉर्मली, तो हम कौन से मासेस यूज करेंगे, ये वाले 35 एंड 37। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, देखो, एवरेज मास, दिस इज परसेंटेज अबंडेंस, पहले वाले की x, इसका मास कितना लेना है 35 प्लस दूसरे वाले की परसेंटेज अबंडेंस कितनी है 100 माइनस एक्स इंटू इसका मास कितना लेना है 37 डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज अबंडेंस। टोटल परसेंटेज अबंडेंस कितनी हो जाएगी 100। ठीक है, या तो आप ये लिख लो x प्लस 100 माइनस एक्स, तब भी 100 ही आना है। तो एवरेज मास अब मुझे गिवन था कितना 35.45।
दिस इज इक्वल टू 35x प्लस 3700 माइनस 37x अपॉन 100। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई तो वो परसेंटेज अबंडेंस होगी किसकी, क्लोरीन 35 की, और क्लोरीन 37 की क्या होगी, 100 माइनस x। तो वहां से आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आउट ऑफ 30 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन विच वन इज हैवियर। तो मास, एक का तो मास ऑलरेडी गिवन है 30 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब मुझे मास किसका निकालना है, 3 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। मॉलिक्यूल गिवन है मतलब N2 लेना है। ठीक है, मॉलिक्यूल गिवन है मतलब क्या लेना है, N2। अब देखो मैंने आपको क्या सिखाया था, ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब मोल्स। मतलब दिमाग में सोचो मुझे क्या दे रखा है, 3 मोल्स N2, तो मैं इसका मास निकाल सकता हूं। बिल्कुल, मास कैसे निकलेगा इसका, 3 इंटू इसका मॉलिकुलर मास विच इज 28। तो इसका मास कितना आ जाएगा, 3 8 24, 3 2 6 84 ग्राम्स। तो देखो एक मास है 30 ग्राम, एक मास है मेरा कितना 84 ग्राम। तो कौन ज्यादा हैवी होगा, 3 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। सिंपल है, ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम एटम दिया हो तुम बस उसको मोल मान लो मन में। ठीक है, मोल्स मान लिया तो इसका मैंने मास निकाल दिया। मुझे मोल से तो मास निकालना आता है अच्छी तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ 7 mg ऑफ C14। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि पहले टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। C14 मतलब ये चीज। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये सब किस में आते हैं, पार्टिकल्स में आते हैं। और मुझे मास दे रखा है, मास कितना दे रखा है, 7 mg। पहले तो मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लूं, तो 7/1000 ग्राम्स। ठीक है, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद पहले मैं मास से क्या निकालूंगा, मोल्स। मोल्स आ गए, फिर मैं क्या निकाल सकता हूं, पार्टिकल्स। यही है मेरा कंसेप्ट कि पहले मास निकालो, मास गिवन है, पहले मास से क्या निकालो, मोल्स निकालो। मोल्स निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं, उसकी पार्टिकल्स में कन्वर्जन कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले मुझे मास से मोल्स निकालने हैं। बताओ कैसे निकालें, बिल्कुल सही, मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास विच इज 7/1000 अपॉन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब 14 लेना है। अब कार्बन का C14 आइसोटोप गिवन है तो मास कितना लेना है, 14। तो ये तो मोल्स आ गए। अब बताओ ये जो मैंने मोल्स निकाले ये किसके निकाले, कार्बन के। कार्बन एक एटम होता है तो पार्टिकल की जगह मैं क्या लिखूंगा, एटम्स। तो पहले एटम्स निकलेंगे। एटम्स कैसे निकलेंगे, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो। ठीक है, तो मेरे पास कितने मोल्स थे, 7। ऐसा करते हैं 7 और 14 काट देते हैं ये भी, तो 1/2000 इनटू एवोगैड्रो। तो ये एटम्स आ गए, ये क्या आ गए, एटम्स। लेकिन मुझे क्या निकालने हैं, न्यूट्रॉन्स। तो बताओ C14 6 में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, पहले एक में निकाल लेते हैं। एक में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो कितने न्यूट्रॉन्स हो गए, 8। तो एक एटम में 8 न्यूट्रॉन है। मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स तो आ ही चुके हैं। तो अगर मुझे एटम्स को अब न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट करना हो तो मैं अपने एटम्स वाले आंसर को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन एटम। कितने न्यूट्रॉन्स हैं एक एटम में, 8। तो ये टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए। ये क्या आ गए, आपकी टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गई। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में आगे कहा है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बताओ इफ मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इफ मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बताओ हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, 1। तो मतलब क्वेश्चन में आपको कहा है कि 1 न्यूट्रॉन का मास आपको कितना लेना है, 1 AMU लेके चलना है। 1 न्यूट्रॉन का मास कितना लेके चलना है, 1 AMU लेके चलना है। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, दिस मच। तो न्यूट्रॉन्स का मास भी कितना होगा, एक न्यूट्रॉन का मास 1 AMU है, तो जितने न्यूट्रॉन्स उतना ही मास। तो 8 इंटू 1/2000 इंटू एवोगैड्रो AMU। तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड ग्राम मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम एट SGP ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो N2 गैस, क्योंकि नाइट्रोजन जब गैसियस स्टेट में होता है तो कैसे एग्जिस्ट करता है, N2। और इसका मास दे रखा है 2.8। तो पहले तो मोल्स निकाल लेते हैं, क्योंकि मोल्स के बाद ही हम ये सब कन्वर्जन कर सकते हैं। और वैसे भी आपसे क्या पूछा है, ऐसा करो यहाँ क्वेश्चन में चेंज करो, ग्राम एटम्स नहीं आएगा, ग्राम मॉलिक्यूल आएगा। क्योंकि जब नाइट्रोजन गैस हम लेते हैं तो वो मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स की जगह आप क्या करो, यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो ग्राम मॉलिक्यूल्स मुझे निकालने हैं, तो मतलब मोल्स निकालने हैं।
तो मैं लिखूंगा तो ग्राम मॉलिक्यूल, लेकिन मेरे दिमाग में मुझे पता है कि मुझे मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। तो कितने ग्राम मॉलिक्यूल्स? 0.1, या कितने मोल्स आ गए, एक तरह से मेरे पास मोल्स आ गए कितने? 0.1। अब मोल्स से तो मैं बाकी चीजें निकाल सकता हूँ। मैंने मोल्स नाइट्रोजन के निकाले, तो पार्टिकल्स की जगह मैं क्या लिखूंगा? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो। तो मोल्स कितने हैं? 0.1 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो। तो ये मॉलिक्यूल्स आ गए। अब एटम्स निकालने हैं। एटम्स के लिए मैं क्या देखता हूँ कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 2। तो अपने मॉलिक्यूल्स वाले आंसर को उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये एटम्स आ गए। ठीक है, अब अगला पार्ट क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालनी है एसजीपी। तो बस वॉल्यूम निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ? बिल्कुल सही, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे? 22.4 से। तो ये आपकी वॉल्यूम आ जाएगी लीटर्स के अंदर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है मेरे पास। अ कोटिंग ऑफ कोबाल्ट दैट इज 0.005 सेंटीमीटर थिक इज डिपॉजिटेड ऑन अ प्लेट दैट इज 0.5 मीटर स्क्वायर इन टोटल एरिया। हाउ मेनी एटम्स आर डिपॉजिटेड? तो आपको एटम्स निकालने हैं। तो पहले मास चाहिए होगा कि कितना मास लगा। एटॉमिक मास आपको गिवन है। ठीक है, आपको एटम्स निकालने हैं फाइनली। ठीक है, तो पहले मैं मास निकाल लेता हूँ। मास निकालने के लिए कोई डायरेक्ट डाटा तो गिवन नहीं है, तो थिकनेस और एरिया से वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, तो पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोबाल्ट एटम्स यूज्ड, दिस इज वॉल्यूम इज एरिया इनटू थिकनेस। वॉल्यूम किसके बराबर होती है? एरिया इनटू थिकनेस। ठीक है, एरिया कितना है हमारे पास? 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और थिकनेस कितनी है हमारे पास? 0.005। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा 25 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। अच्छा, डेंसिटी भी आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वॉल्यूम आ गई, तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी आपको कितनी दे रखी है? देखो 8.9। मास हमें निकालना है कि कितना यूज हुआ। वॉल्यूम हमने कितनी निकाल ली है? 25 इंटू 10⁻⁴। यूनिट्स का ध्यान रखना, मास ग्राम में आएगा, वॉल्यूम किस में चाहिए थी? सेंटीमीटर क्यूब में। तो मैंने वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में पुट की है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कि मास ऑफ कोबाल्ट एटम्स यूज्ड, दिस विल बी इक्वल टू 8.9 इंटू 25 इंटू 10⁻⁴। तो ये मास आ गया कोबाल्ट एटम्स का जो आपने यूज किया है। ठीक है, अब मास को मैं यूज करके क्या नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे? पहले मैं मोल्स निकाल लेता हूं। मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास। गिवन मास कितना है? 8.9 इंटू, 2 मिनट दोबारा लिखते हैं इसे, 8.9 इंटू 25 इंटू 10⁻⁴। ये गिवन मास है अपॉन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना है? 59। तो ये मोल्स आ गए। अब मोल्स मेरे पास कोबाल्ट क्या है? कोबाल्ट इज एन एटम, तो मैं डायरेक्टली पार्टिकल्स की जगह एटम्स लिखूंगा। एटम्स कैसे आएंगे? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आसान है। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सपोज द केमिस्ट हैज चूजन 10⁻20 एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ मोल, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस। देखो O2 गैस का मास पूछ रहा है। अगर 10⁻20 पार्टिकल्स होते एक मोल के अंदर, देखो अभी तक हमारे पास कितने पार्टिकल्स होते हैं? एवोगैड्रो पार्टिकल्स। तो जब एवोगैड्रो पार्टिकल्स हमने चूज किए हुए हैं तो मॉलिक्यूलर मास कितना है? 32 ग्राम। ठीक है, जब तक एवोगैड्रो पार्टिकल्स चूज किए हुए हैं। अगर मैं वन पार्टिकल चूज कर दूं, अगर मैं कह दूं कि एक मोल के अंदर एक ही पार्टिकल है, तब ये मास कितना हो जाए? 32 बाय एवोगैड्रो ग्राम। और अगर मैं कह दूं कि भाई अब तो मैंने चूज कर दिया, फिक्स कर दिया कि 10⁻20 पार्टिकल्स होने चाहिए, तो 10⁻20 पार्टिकल्स अगर मैं फिक्स कर दूं, तब मास कितना हो जाएगा? दिस मच ग्राम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, बस वैसी स्टेटमेंट कंफ्यूजन दे रखी है। तो ये है कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपको प्रैक्टिस कर लेने चाहिए। इसको करने के बाद होपफुली आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर बाकी फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप वो मुझे मेल या व्हाट्सएप कर सकते हो।
आपके डाउट्स का रिप्लाई आपको विद इन 24 आवर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बाकी का काम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही। इसको एक बार पढ़ लो अच्छे तरीके से, इसके नोट्स बनाओ, बाकी का काम अगली क्लास में।